आप सबों को जोहार। आइए हम लोग आज ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पार्ट 1 के बाद आज हम लोग देखते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत या परंपरागत स्रोत, जो इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले मेरे वीडियो पर जो नए हैं वे इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये टॉपिक क्या है। जैसा कि हमने देखा कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जिसे हम लोग अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। क्योंकि पढ़ने का जो फॉर्मेट है मैं आपसे बार बार शेयर करता हूं कि किसी भी टॉपिक का सबसे पहले हम लोग परिचय पढ़ते हैं, परिचय व परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं उसका जो मेन थीम है। जैसे इस टॉपिक को ले हम लोग तो इसका सेकंड थीम आता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की संभावनाएं, और थर्ड थीम आता है इसके प्रकार। लास्ट में इसका मेरिट और डिमेरिट हम लोग देखते हैं, लेकिन ये सब टॉपिक में मेरिट डिमेरिट नहीं होता है। किसी खास टॉपिक में इसकी मेरिट और डिमेरिट होते हैं, जिसको हम लोग आलोचना या समालोचना कहते हैं। तो देर न करते हुए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का विकास परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बहुत बाद में हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग अपरंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्योंकि इसके नाम के पीछे रीजन है कि ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसका उपयोग हम लोग बार बार या बारंबार कर सकें, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। अर्थात जब तक हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य और हमारी धरती है, तब तक यह स्रोत हमें मिलता रहेगा। क्योंकि यह स्रोत पुनः चक्रीय है, बार बार इसका चक्रण किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास टेक्निक है कि हम जब हम जल को टरबाइन से गिराते हैं, जब जल से हम बिजली बनाते हैं, तो उसी जल को दोबारा फिर हम लोग उससे बिजली बना सकते हैं। कारण एक ही संसाधन को हम लोग बार बार उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि जो नवीकरणीय ऊर्जा है वह परंपरागत से बिल्कुल अलग है। सबसे पहला बात इसका ये है कि यह ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। इससे किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, ना ही इससे साउंड पोल्यूशन होता है, ना ही इससे एयर पोल्यूशन होता है, ना ही इससे मृदा पोल्यूशन होता है। और दूसरी बात है कि यह ऊर्जा का सस्ता स्रोत है। क्योंकि एक बार इसके मशीनों को इंस्टॉल कर दिए जाने के बाद युगों युगों तक इससे हम लोग बहुत कम खर्च में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इसका परिवहन भी बिल्कुल आसान है। क्योंकि इन ऊर्जा स्रोतों को ट्रांसमिशन लाइन के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहित किया जा सकता है। इसलिए एक बार इसकी स्थापना होने के बाद इसे दशकों तक इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग बारंबार किया जा सके, जो कभी खत्म नहीं होंगे, वैसे ऊर्जा के संसाधन को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे हम लोग का है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है। अब हम लोग देखते हैं भारत में इसकी संभावनाएं, कि भारत में इस ऊर्जा स्रोत की संभावनाएं कहाँ कहाँ है। उसको हम लोग मैप के जरिए से समझते हैं। क्योंकि मैप हमारे दिमाग में जल्दी से घर करता है, इसलिए हम लोग पहले मैप पे देखते हैं। ये हम लोग का इंडिया का छोटा सा मैप है। तो इस स्रोत की जो सबसे अधिक संभावनाएं हैं वो हमारे राजस्थान के थार के इलाके में है। क्योंकि यहाँ वनस्पति का अभाव है, धरती बिल्कुल खुली हुई है जिस पर किसी तरह का आवरण नहीं है, और यहाँ लगभग सालों भर सूर्य का प्रकाश बहुत तेज गति से यहाँ कहीं लंबवत पड़ता है। इसलिए यहाँ इस ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। साथ ही साथ दूसरा क्षेत्र हम लोग का है लद्दाख का क्षेत्र। यह भी भाग बहुत ऊंचाई वाला है, और यहाँ भी सूर्य का प्रकाश बहुत आसानी से धरातल पे अपना सूर्यातप देता है। इसलिए ये दो क्षेत्र खास करके सौर ऊर्जा के लिए बहुत ही संभावित क्षेत्र है। यदि हम लोग पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा के लिए हम लोग का दक्षिण भारत का जो भी तटीय इलाका है, हम लोग का जो दक्षिण का जो पठार है, जिसकी ऊंचाई
600 मीटर से अधिक है, उन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की संभावना है, क्योंकि पवन ऊर्जा के लिए हवा का चलना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग का ज्वारीय ऊर्जा है कि ज्वारीय ऊर्जा के लिए खाड़ियों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग गल्फ कहते हैं। गल्फ चूंकि वैसा जलपिंड है जिसका मुंह का आकार छोटा और पेट बड़ा होता है, उसे हम लोग गल्फ कहते हैं। इसके लिए हम लोग का कच्छ का रन है, खंबात की खाड़ी है, पश्चिम बंगाल के पास दुर्गा दुरानी क्रीक है। ये सारे जगहों पर ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं हैं और यहाँ इसका उत्पादन भी हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग का है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा खास करके हम लोग का हिमाचल प्रदेश के मणिकरण क्षेत्रों वगैरह में भूतापीय ऊर्जा देखा जाता है। भारत में इसका बहुत ही कम क्षेत्र देखा जाता है, लेकिन दुनिया में यदि देखा जाए फिनलैंड, स्वीडन, तो इन क्षेत्रों में इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं। और बायोगैस तो हम लोग हर जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ जानवर उपलब्ध हैं, उन जानवरों के गोबर से हम लोग बायोगैस का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके गोबर में मीथेन गैस पाया जाता है, जो एक तरह से बायोगैस बनता है, जिसे हम लोग घरेलू उपयोग में ला सकते हैं। तो ये देर न करते हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा चूंकि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा में होता क्या है कि हम लोग सिलिकन के माध्यम से, जो हम लोग का टेक्निक है, उस टेक्निक में सिलिकन के द्वारा हम लोग सौर प्लेट का निर्माण करते हैं और उस प्लेट को हम लोग अपने घरों के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि वह प्रकाश ऊर्जा जब उन प्लेटों पर पड़ती है तो फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आजकल बहुत बड़े पैमाने पर सरकार इस क्षेत्र में प्रयास कर रही है कि सभी लोगों के छत के ऊपर यह सौर प्लेट की स्थापना हो, ताकि हम लोग विद्युत पर इसकी निर्भरता घटे। इसके तहत सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, ताकि लोग घरों के ऊपर सौर प्लेट की स्थापना कर सकें। खास करके जितने भी हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ इसका प्रयोग के तौर पर बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन किया जा चुका है। और घरेलू उपयोग के रूप में हम लोग सौर कुकर को देखते हैं, जिसमें खाना को रख करके फिलअप करके हम लोग धूप में रख देते हैं, जिससे हमारा खाना तैयार होता है। क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ लगभग 8 महीने सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है और उस लंबवत प्रकाश के कारण यहाँ सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। और मैंने अभी चित्र पर आपको बताया कि जो हम लोग लद्दाख का रीजन है, जो हम लोग का थार का रेगिस्तान है, साथ ही साथ जो हम लोग दक्षिण का जो वैसे क्षेत्र जहाँ पर पेड़ पौधे का अभाव है, ताकि सूर्य का लाइट धरातल पर आसानी से प्रवेश कर सके, वैसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग का है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, इसमें हम लोग हवा के गति से, हवा के प्रेशर से टरबाइन को घुमाते हैं। बड़े बड़े टरबाइन होते हैं जिनके पंखे कई मीटर लंबे होते हैं। उन टरबाइन के द्वारा हवा चलती है, हवा बहती है, तो उसके प्रेशर से टरबाइन घूमता है और टरबाइन के घूमने से गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा रूप में कन्वर्ट होती है और हम लोग उसका उपयोग अपने आम जीवन में, उद्योगों में करते हैं। खास करके यह जो तकनीक है हम लोग का दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में, जहाँ दिन भर हवाएं तेज चलती है, उन क्षेत्रों में इसका विकास देखा गया है। ये सारे के सारे ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत है, इसमें किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है, किसी तरह का जो शोर नहीं है, इसीलिए यह बहुत ही मानव के हितकारी है, ह्यूमन फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से हम लोग के लिए इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट हम लोग का ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? हम लोग सब लोग जानते हैं कि समुद्र में ज्वार आता है, जिसका समय निश्चित होता है। तो इस ज्वार में समुद्र की लहरें बहुत ऊंचाई के साथ ऊपर उठती है और खाड़ियों में प्रवेश करती है, और जब खाड़ियों में प्रवेश करती है तो उसे लॉक कर दिया जाता है। जो जल खाड़ियों में, जल तल जो ऊंचाई वाले स्थानों में जब खाड़ियों में पहुंच जाते हैं, उसको हम लोग लॉक करके टरबाइन पे उस जल को गिराते हैं, जिससे बिजली बनती है। सेम उस तरह से पवन ऊर्जा टाइप की चक्की लगी होती है, उस चक्की में जब जल गिरता है तो उससे विद्युत का प्रोड्यूशन होता है। तो उसका क्षेत्र हम लोग का भारत में कच्छ का रण है, खंबात की खाड़ी है, गुजरात की ये हमारा पश्चिम बंगाल के पास दुर्गा दुर्रानी क्रीक है, जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। खास करके भारत में, क्योंकि जो हम लोग का क्रीक है वो बहुत कम देखे जाते हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा कोस्ट हम लोग का कटा फटा रहता है, वहाँ ज़्यादा यह कारगर सिद्ध होता है। खास करके फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस,
वगैरह देशों में इसकी बहुत अधिक संभावनाएं और इसका उपयोग से अधिक इसका प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा को हम लोग जो थर्मल एनर्जी कहते हैं, धरती के गर्भ से निकलने वाली आग को हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हमने ज्वालामुखी को देख के बारे में पढ़ा है, ज्वालामुखी को देखा है कि ज्वालामुखी किस प्रकार से धरती के गर्भ से फूटती है और उससे असीम ऊर्जा निकलती है। उसी प्रकार से दुनिया के अनेक देशों में धरती फट करके धरती से ही आग निकलती है। उस आग का उपयोग हम लोग खाना बनाने, पानी गर्म करने या दूसरे महत्वपूर्ण उपयोगी चीजों में करते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम लोग का चिमनी का भट्ठा होता है जहाँ ईंट पकता है, उस टाइप से धरती से आग निकलती है। और इसका दूसरा रूप हम लोग गर्म जल स्रोतों के रूप में देख सकते हैं, जो हमारे राजगीर या हजारीबाग और चतरा के जैसे क्षेत्रों में देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है बायोगैस। बायोगैस में जो घरेलू अवशिष्ट है या जानवरों के जो मल हैं उन्हें एक टैंक में जमा करके उससे गैस प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम लोग गोबर गैस कहते हैं। प्राचीन काल में या कुछ दशक पहले गांव में इसका उपयोग होता था। जो लोग संपन्न लोग थे वो अपने घरों में बायोगैस का इंस्टॉलेशन किए थे, लेकिन ये इसमें बहुत थोड़ा सा पावर कम होता है, टेक्निक भी बहुत पुरानी थी, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा सफल उपयोग भारत में ना हो सका और यह थोड़ा सा अपने लीक से हट गया। तो हम लोग का पूरा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है जिसकी भारत में अपार संभावनाएं हैं और सरकार भी इस ओर प्रयासरत है कि इस स्वच्छ ईंधन को कैसे अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाए। आइए इसके दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं जल विद्युत, जिसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। जल विद्युत, जल से बनने वाला विद्युत जो हम लोग को उसको जल विद्युत कहते हैं। क्योंकि जल देखने में सफेद रहता है इसीलिए इसको, और बहता है इसलिए इसको तरल सोना भी कहा गया है। तरल सोना, क्योंकि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यह कभी धरती पर खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए इससे जो बिजली बनती है उसको हम लोग नवीकरणीय स्रोत में ही रखते हैं। क्योंकि लेकिन जल विद्युत के पीछे यह कारण है कि जल विद्युत दुनिया के हर एक क्षेत्रों में इंस्टॉल नहीं किया सकता, क्योंकि इसके पीछे कुछ भौगोलिक दशाएं हैं और उन दशाओं को फुलफिल करने के बाद ही हम लोग जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग का है वर्ष भर जल का प्रवाह कि चूंकि जल विद्युत नदियों के किनारे स्थापित किया जाता है, जहाँ नदियों का सालों भर प्रवाह हो, उसमें सालों भर पानी हो, उसका वेग तेज हो, तभी जो है सो जल विद्युत सालों भर निर्मित हो सकता है, अन्यथा यह कार्यगत नहीं हो सकता है। तो भारत के वैसे क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा अधिक है या सालों भर नदियों में प्रवाह रहता है, उन क्षेत्रों में इसकी अपार संभावना है। खास करके हम लोग का जो हिमालय का क्षेत्र है, जहाँ ग्रीष्म काल में बर्फ के द्वारा नदियों को जल मिलता है और वर्षा के दिन में वर्षा के माध्यम से नदियों में जल रहता है, इसको हम सदाबहार नदियाँ कहते हैं। उन क्षेत्रों में इस तरह के जल विद्युत संयंत्र का उत्पादन किया सकता है। साथ ही साथ हम लोग को दक्षिण भारत में जितनी भी नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, जैसे नदियों के तट पर जल विद्युत की असीम संभावनाएं हैं और इसका उत्पादन हो भी रहा है। दूसरा हम लोग का उष्णकटिबंधीय जलवायु, चूंकि जहाँ भी हम लोग जल विद्युत संयंत्र का स्थापना करेंगे वहाँ का जलवायु उष्ण होना चाहिए ताकि नदियों का पानी जमने न पाए, शीतकाल में पानी ना जमे, ताकि हमारा जो 24 आवर जो प्रोडक्शन है वह जारी रहे। नेक्स्ट हम लोग का प्रपात की स्थिति, क्योंकि नदियाँ जब बहती है तो मैदानी नदियों में जल विद्युत का उत्पादन लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पानी का बहुत ऊंचाई से गिरना अनिवार्य है, तभी हम लोग टरबाइन सेटअप कर सकते हैं। इसीलिए देश के पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ नदियों का जल ऊंचाई से गिरता है या फिर वहाँ ऐसा भौगोलिक कंडीशन है कि नदियों को बांधने के बाद जल ऊंचाई से गिरे, वहीं जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा सकती है, अन्यथा इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पूंजी है। किसी भी उद्योग की स्थापना करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कैपिटल इज अ वाइटल पॉइंट ऑफ सेटअप फॉर एनी इंडस्ट्री, इसीलिए पूंजी भी, चूंकि इसमें बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल होता है, मैन पावर का इस्तेमाल होता है, इसलिए पूंजी की भी महती आवश्यकता है जल विद्युत संयंत्र को स्थापित करने में। नेक्स्ट हम लोग का है शक्ति के अन्य साधनों का अभाव। यदि हमारे देश में या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर कोयले का अभाव है, पेट्रोलियम का अभाव है, उन क्षेत्रों में हमारी संभावनाएं जल विद्युत की ओर बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जल हर जगह अवेलेबल है और उस अवेलेबल जल से हम लोग बहुत कम कॉस्ट पर, बहुत कम खर्च पर हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। और अंतिम पॉइंट हम लोग का एक है बाजार, क्योंकि बाजार वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ जल विद्युत का खपत होता है, क्योंकि बिजली को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं।
जब बिजली बनती है तो उसको निर्माण के साथ ही उसको मार्केट चाहिए, और मार्केट न मिलने से पूंजीपति को या उद्योगपति को नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए बाजार बहुत ही मस्त है, और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, मल्टी ग्लोबल मार्केट है, जहाँ पर क्या है अनेक नगरों के साथ मुख्य रूप से 4 महानगर हैं, जहाँ इनका खपत 24 घंटा हो रहा है। अतः इन वाइटल कारकों के द्वारा हम लोग जल विद्युत की स्थापना कर सकते हैं। और मोटा मोटी हम लोग देखते हैं कि भारत में जो भी जल विद्युत सेंटर हैं वो किन किन राज्यों में केंद्रित हैं। तो हम लोग का कुछ सेंटर हम लोग जम्मू कश्मीर में है, दुरस्ती है, सलाल है, उरी है, हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग का है, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग का है। उसके बाद हम लोग का दक्षिण भारत में महाराष्ट्र कोयना परियोजना है, आंध्र प्रदेश में हम लोग का तुंगभद्रा वगैरह है, निजाम सागर है। और इधर झारखंड में हम लोग का जो डीवीसी है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, उसके अंदर हम लोग का तिलैया, पंचेत, मैथन, बाल पहाड़ी, इन सब का क्षेत्र डीवीसी के अंदर आता है, जो झारखंड में कार्यरत है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं, और यहाँ भी इसका उत्पादन हो रहा है। तो आज मैंने ओवरऑल आपको बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, साथ ही साथ जल विद्युत का क्या महत्व है, इसे क्यों हम लोग तरल सोना कहते हैं। क्योंकि विद्युत जो है वह ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली और सबसे सस्ता स्रोत है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई इससे जो है सो मानव या जीव जंतु या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं है, पूरा का पूरा हम लोग का इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो आपके अध्ययन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।